नमस्कार साथियों, आप सभी का वेद एकेडमी परिवार द्वारा मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सीधी बात नो बकवास। वेद एकेडमी हमारे लिए खास 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपके सामने 21वां प्रश्न है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से है। 20 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है 2 पारियों में, और आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। उच्च तैयारी को धार देने के लिए कुछ लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित हम प्रश्न लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। ये कुछ प्रश्न प्रस्तुत है, समय बहुत कम है इसलिए सीधा प्रश्नों की तरफ लेके चल के कोई भूमिका नहीं। प्रश्न नंबर 21, व्यवसायिक प्रतिबद्धता के संदर्भ में एक शिक्षक को अपने स्वयं के ज्ञान को अद्यतन रखने के लिए निरंतर शोध और प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि बदलती हुई वैश्विक तकनीक और नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के बिना छात्रों को वर्तमान समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना असंभव है। तो बहुत बढ़िया बात कही है ये। आगे देखते हैं हम। ऑप्शन बी, ताकि वह समाज में अपनी उच्च स्थिति का प्रदर्शन कर सके और अन्य पेशों के लोगों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। तो शिक्षक को श्रेष्ठ करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में ही श्रेष्ठ है। अगला है, इसका एकमात्र उद्देश्य वेतन वृद्धि प्राप्त करना है। वेतन वृद्धि तो सबको चाहिए, लेकिन उद्देश्य हमारा ये नहीं है। यह भी एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य नहीं है। प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के अवसरों को सुरक्षित करना होता है। तो ये भी बढ़िया बात है, लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है। आगे देखते हैं। शिक्षक को शोध केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षण संस्थानों द्वारा इसे अनिवार्य शर्त के रूप में तोपा जाता है। अनिवार्य तो है, अनिवार्य के अनुसार मेरी आवश्यकता यह नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि बदलती हुई वैश्विक तकनीक और नवीन शिक्षण विधि के ज्ञान के बिना छात्रों को वर्तमान समय की चुनौती के लिए तैयार करना असंभव है। तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर आंसर होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने हेतु एक शिक्षक को छात्रों के बीच जातीय या धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी दीर्घकालिक योजना अपनानी चाहिए? यहाँ पर पूछ रहा है दीर्घकालिक योजना किसके लिए? सामाजिक संवेदनशीलता के लिए। छात्रों को यह निर्देश देना कि वे स्कूल परिसर के भीतर इन विषयों पर कभी भी कोई चर्चा न करें और संवाद नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे बच्चे? जो छात्र भेदभाव पूर्ण टिप्पणी करते हैं उन्हें तुरंत कक्षा से निष्कासित कर देना ताकि अन्य छात्र डर के मारे चुप रहे। निष्कासित करना सही हो सकता है, लेकिन डर के हमारे चुप रहे तो ये नहीं। बच्चों में डर का माहौल नहीं होना चाहिए। फिर कक्षा में विभिन्न महापुरुषों की जीवनियों, विभिन्न संस्कृति के सकारात्मक पक्षों और मानवीय मूल्यों पर आधारित सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों और के सकारात्मक पक्षों और मूल्यों पर आधारित गतिविधियों का आयोजन करना। तो यह सही लग रहा है। आगे देखते हैं। केवल उन त्योहारों को मनाना जो बहुसंख्यक छात्रों से संबंधित हो होता है, कक्षा में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद न हो। तो बहुसंख्यक है तो केवल उन्हीं का ध्यान नहीं रखना है, हमें सबका ध्यान रखना है, इसलिए ये भी आंसर गलत होगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। सबके सामने आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे अधिक तर्कसंगत और गहन है? तो प्रतिपुष्टि केवल छात्रों की गलतियों को निकालने एक साधन है ताकि उन्हें सुधारने के लिए दंड का आधार बनाया जा सके। तो दंड का आधार तो है ही नहीं, देखो सुधारने का साधन तो है, दंड का आधार नहीं हो सकता। सत्र के अंत में केवल ग्रेड या अंक प्रदान करना ही सबसे प्रभावी प्रतिपुष्टि है, क्योंकि छात्र केवल अंकों के बारे में चिंतित रहते हैं। बात तो सही है, लेकिन केवल यह आंसर सही नहीं हो सकता है। प्रतिपुष्टि का कोई विशेष महत्व नहीं है यदि शिक्षक ने अपना पाठ्यक्रम समय पर और सफलतापूर्वक कर दिया। तो प्रतिपुष्टि का तो महत्व है ही है। माना किस बात की प्रतिपुष्टि? यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करती है, जो शिक्षण की प्रभावशीलता और अधिगम की कमियों को पहचान उनमें सुधार का काम करती है। बहुत बढ़िया बात। ये आंसर एक बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक प्रभावी शिक्षक के रूप में आप छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की शिक्षण तकनीकी को सर्वोपरि मानेंगे? तो ए है, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए उत्तरों को शब्द से याद करने और उन्हें परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में जो कहते हो लिखने की प्रोत्साहित करना। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या केवल जो कहते हो लिखने पर्याप्त होगा क्या? तो नहीं होगा ना। फिर है, कक्षा में केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो व्याख्यान विधि से किसी भी प्रकार से सृजनात्मकता नहीं बढ़ सकती है। प्रश्न को पूछने से अगर आप रोकने तो उसकी सृजनात्मकता और खत्म हो जाती है। तो ये भी आंसर गलत हो गया। केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करना जो शिक्षक के स्वयं के विचारों और मान्यताओं से मेल खाते हो। बात तो सही है, ताकि शिक्षक से काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सबको अवसर देना चाहिए। फिर है, ऐसे जटिल समस्या और परियोजनाओं पर कार्य करने के अवसर देना जहाँ पर वे लीक से हटकर सोच सके और मौलिक समाधान खोज सके। तो बिल्कुल आपका आंसर आ गया है, आंसर नंबर डी।
आपके सामने क्या आ जाएगा 25वें 24वें क्वेश्चन में आंसर नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। तो क्या होना चाहिए, स्थानीय समुदाय से केवल आर्थिक चंदा वसूल करना ताकि विद्यालय की भौतिक सुविधा और भवन विस्तार किया जाए। केवल आर्थिक चंदे से काम शुरू नहीं हो सकता। विद्यालय समाज के बीच की दूरी को कम करना, जिससे अभिभावक और स्थानीय नागरिक बच्चों को शिक्षा विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बन सके। तो बात तो बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 26 जनवरी सभी लोग आते हैं, गाँव के भी आते हैं, और रोजाना आ जाने लग जाए, एक विशेष अवसर पर हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आने लग जाए, स्कूल में भी काफी सुधार हो जाए। फिर है समुदाय के प्रभावशाली लोगों को विद्यालय के आंतरिक प्रशासन कार्यों में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट देना। ये बस ये है। फिर केवल चुनावों के समय विद्यालय के प्रांगण या उपयोग करने के लिए समुदाय को आमंत्रित करना, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को, नागरिक बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बना सके। आज का आंसर सबसे बेस्ट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। प्रोजेक्ट विधि जो संसद शिक्षण की विधि है, उसके अंदर शिक्षक की भूमिका है एक तानाशाह की, एक मुखदर्शक की, एक मार्गदर्शक सुगमकर्ता की और मूल्यांकन करता। तीन देखो नेगेटिव आ रहे हैं, तो अपने आप ही हम देखते हैं अपने पास पॉजिटिव कौन सा मैं बच गया। अपने पास पॉजिटिव बन गया सी, सी इज ऑलवेज राइट। एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की होगी या होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक संवेदनशीलता का कौन सा स्तर परानुभूति को दर्शाता है। परानुभूति मतलब इम्पैथी को दर्शा रहा है। यहाँ पर इम्पैथी को दर्शाने वाला कौन सा है, दूसरों को दुखी देखकर हंसना, दूसरे के दुख को केवल सहानुभूति से देखना, ये स्वयं के को दूसरे की स्थिति में रखकर उसे कष्ट को महसूस करना, ये सबसे ज्यादा आंसर सही। दूसरी मदद से बदले फंस लेना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या जाएगा इसमें, अदर आंसर सी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सी इज ऑलवेज राइट। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण बाधा को दूर करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। एक तरफा बोलना, द्विमार्ग संवाद को बढ़ाना, तकनीकी शब्दों का अति प्रयोग करना, छात्र की बात सुनना। संप्रेषण बाधा को दूर करने के लिए हमें द्विमार्ग संवाद को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी अपनी बात को खुल करके रख सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। फिर चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। शिक्षक की डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा प्रस्तावित है। शिक्षक की डिस्कवरी लर्निंग है वो हमारे जेरोम ब्रूनर, बीएफ स्किनर, पावलोव और कोलर, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। इन्होंने शिक्षण की डिस्कवरी लर्निंग को दिया था। और आज का पैसा, आज का अंतिम प्रश्न, जल्दी जल्दी हम करते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको भी करनी है, समय बहुत कम है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, परिणाम द्वारा उसी गुण का मापन करना जिसके लिए वह बना है। ये तो उद्देश्य हो गया है ना, और उद्देश्य पूरा करने वाला विश्वसनीय नहीं होगा, वेद्य होगा ना। विभिन्न परिस्थितियों और समय में परिणाम में स्थिरता, तो ये आंसर इसका सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी। अंक देने में उदारता भी नहीं है, प्रश्न उत्तर का आसान होना भी नहीं है, तो आंसर इसमें क्या आ रहा है, आंसर नंबर बी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम करेंगे अगले चैप्टर में। एक बार आप ये 10 क्वेश्चनों को देख ले, इसके अंदर कोई भी आपका सुझाव है तो हमें आप इसमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप पीडीएफ के रूप में इनको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको इसके लिए मात्र 100 रुपये शुल्क देना है, और आप 3 पेपर पूरे पूरे आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।